इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 फोर्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड स्टेटमेंट हमें पता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक मेजर कन्फ्यूजन जो स्टेटमेंट में बच्चों को रहता है वो ये कि अगर एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन है तो फिर नेट फोर्स जीरो हो जानी चाहिए, बॉडी के अंदर मोशन आना नहीं चाहिए। टू क्लियर दिस फैक्ट हम कंसीडर करते हैं दो बॉडीज़ B1 एंड B2। तो जो एक्शन B1 ने B2 पर किया उसका रिएक्शन B1 पर आया, तो यानी रिएक्शन तो एक्ट कर रहा है B1 बॉडी पर और एक्शन हुआ किस पे, B2 पे। तो दोनों जो एक्शन और रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ। सपोज़ एक बॉडी है आपके पास 5 kg मास की है और एक है बॉडी आपके पास कम मास की यानी कि 1 किलोग्राम की है। दोनों का वेट जो मास जो है अलग अलग है और आप ये बॉडी जो है इस पर फोर्स लगाती है, सपोज 5 न्यूटन लगा दिया। ये वाली बॉडी इन रिएक्शन इसके ऊपर फोर्स लगाएगी 5 न्यूटन। एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल हो गए, लेकिन ये जो 5 न्यूटन लगा है ये लगा 1 kg पे, जो इस बॉडी को ड्रिफ्ट करने के लिए आसानी है, मतलब काफ़ी है। लेकिन जो रिएक्शन हुआ है वो 5 kg पर हुआ है और वो रिएक्शन इस बॉडी को 5 kg बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रही, क्योंकि वो अलग अलग बॉडीज़ पर एक्ट कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग होगा। यानी कि 5 न्यूटन जब इस पे एक्ट किया तो मोशन आ गया, लेकिन जब 5 न्यूटन सेम वही 5 न्यूटन जब इस वाली 5 kg वाली बॉडी पे एक्ट किया तो मोशन नहीं आया। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो कैंसिल करती तो कभी भी एक्सेलरेशन आता ही नहीं किसी भी बॉडी में, लेकिन एक्सेलरेशन आता है। अब यहाँ बात करते हैं सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस मेजर कंक्लूजन जो हमारी न्यूटन्स थर्ड लॉ का निकला वो ये निकला कि कोई भी सिंगल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे उसके रिएक्शन में आपको फोर्स मिलेगी, यानी फोर्सेज ऑलवेज विल एग्जिस्ट इन पेयर, और वो भी कैसी, इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर विल नेवर बी अ सिंगल फोर्स, आइसोलेटेड फोर्स कभी भी नहीं है। इसी को समझने के लिए फर्दर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया और एग्जांपल ले रही हूँ बुक ऑन अ टेबल। तो ये दोनों एग्जांपल समझेंगे तो हमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने एक बुक कंसीडर कर लिया। अब बुक का जो वेट था वो डाउनवर्ड ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg। इन रिएक्शन ग्राउंड ने भी बुक के ऊपर एक फोर्स लगा दी, दैट इज r, रिएक्शन लगा दिया r बुक के ऊपर। अब r जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू माइनस ऑफ w, यानी कि वेट के अपोजिट है, यानी एक्शन जो है वो रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, क्योंकि अब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल हो गया है और अपोजिट हो गया है। तो जब आप इन दोनों का नेट निकालोगे तो व्हाट नेट फोर्स यू विल गेट ज़ीरो। तो आपको कोई नेट फोर्स नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट मैं क्लियर करूँ कि इससे पहले मैंने बोला था कि B1 और B2 जो हैं वो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, B1 ने एक्शन किया, B2 ने उसका रिएक्शन किया, लेकिन ये दोनों फोर्सेस कैंसिल नहीं हुई। पर यहाँ पर भी हमने यही कहा ना कि mg वॉज एक्शन और r वॉज रिएक्शन। तो यहाँ हमने क्यों कह दिया, ये इक्वल एंड अपोजिट भी हम मान रहे हैं और हमने ये भी कह दिया कि नेट फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो। तो इसे समझाने के लिए एक बार हम ये डायग्राम फिर से देख लें। आपके पास वेट था, इसका वेट जो है वो नीचे एक्ट कर रहा था, लेकिन जो वेट एक्ट किया वो बिकॉज ऑफ द मास नहीं है, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है। तो यानी कि जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है वो ग्राउंड ने ही लगाई है, ग्रेविटी की फोर्स लगाई है। और जब वो वेट नीचे एक्ट किया तो उसके ऊपर एक रिएक्टिव फोर्स और लग गई ग्राउंड की तरफ से, दैट इज इक्वल टू r। तो यानी ये फोर्स लगा रही है ग्रेविटी, किसके ऊपर, इस गिवन बॉडी के ऊपर, इस मास के ऊपर एक फोर्स लगा रही है ग्रेविटी, और दूसरी फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स लग रही है ग्राउंड की तरफ से। और ये दोनों फोर्स किस पर एक्ट कर रही हैं, इस एक ही सिंगल बॉडी पर। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स सिंगल बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, रिएक्शन में से, या एक्शन mg था आपका, mg को प्लस लो या किसी एक को प्लस ले लो, मैं रिएक्शन को प्लस ले लेती हूँ, तो mg उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट हो गया है तो अब क्या मिला आपको, ज़ीरो। तो नाउ नेट फोर्स इज ज़ीरो, और ये नेट फोर्स किस पर है, इस पर्टिकुलर बॉडी पर। अब दो अलग अलग बॉडीज़ पर नहीं है, अब इसी पर एक्ट कर रही है जो भी फोर्स एक्ट कर रही है। एक mg एक्ट कर रहा है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ ग्राउंड, वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। और क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि एक एक्शन है एक रिएक्शन है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इसीलिए आपको नेट फोर्स मिल रहा है 0। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इफ़ सपोज, यही एक बात और क्लियर कर दूँ, इफ़ सपोज हम कह देते कि जो mg एक्ट करता वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, जैसे यहाँ नहीं होता बट कभी कभी इंक्लाइन प्लेन में ऐसा कोई केस आएगा, तो आई विल अगेन स्पेसिफाई दैट केस। अगर mg ज़्यादा होता तो ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मतलब सिंक हो जाती, ग्राउंड के अंदर धंस जाती। लेकिन अगर रिएक्शन ज़्यादा होता तो फिर बॉडी बाहर की तरफ उछल जाती। बट यहाँ तो बॉडी रेस्ट पर है, तो इसका मतलब R जो है वो mg के क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। और इसीलिए नेट फोर्स क्या होगी, बॉडी की 0 हो जाएगी नेट फोर्स। और इसीलिए वो बॉडी क्या रहेगी, टेबल जो है, टेबल के ऊपर वो रेस्ट पर रहेगी। तो यहाँ बुक जो है हमने क्या कहा, वो रेस्ट पोजीशन पे है इस वक्त टेबल के ऊपर। और ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स इज 0। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वॉकिंग ऑन ग्राउंड। तो सपोज एक पर्सन है, ये आपका x डायरेक्शन है और ये आपकी y डायरेक्शन है। आपने ग्राउंड को पुश किया इन रिएक्शन किसी सर्टेन फोर्स F से। इन रिएक्शन ग्राउंड ने आपको पुश किया। रिएक्शन कंपोनेंट को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए। एक कंपोनेंट इधर मिलेगा जिसे हम बोल देते हैं r cos ऑफ थीटा, सपोज ये थीटा है तो। एक कंपोनेंट इधर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं r sin ऑफ थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट्स का अपना अपना रोल है। जब आप वॉक करते हो तो इनका अपना अपना रोल है। आर कॉस थीटा का क्या रोल है, आर कॉस थीटा आपको फॉरवर्ड मोशन दे रहा है, इसकी मदद से आप आगे चल पा रहे हो। आर साइन थीटा क्या कर रहा है, आर साइन थीटा आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, एम जी। क्योंकि आप जब खड़े थे तो आपका वेट जो है वो ग्राउंड पे एक्ट कर रहा था, वो एम जी डाउनवर्ड था और उसे बैलेंस किया आर साइन थीटा ने, ताकि आप अपना बैलेंस बना सकें। तो बैलेंसिंग कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, आर साइन थीटा। और फॉरवर्ड मोशन कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, आर कॉस थीटा। ये दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग हो तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप गिर जाओगे, अगर आपका आर साइन थीटा एम जी से बैलेंस नहीं हुआ तो। और अगर आपका आर साइन थीटा है लेकिन आर कॉस थीटा नहीं है, तो आर कॉस थीटा नहीं होगा तो आप आगे फॉरवर्ड नहीं मोशन कर पाओगे। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जनरली जब स्लिपरी फर्श होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आप बैलेंस नहीं कर पाते, कई बार आप स्लिप हो जाते हो। या एक छोटा बच्चा, एक टॉडलर जो है, वो जब वॉक करता है तो उसे लर्न करना पड़ता है, वो बहुत बार फॉल करता है। रीज़न क्या है, उसको टेक्निक नहीं आती, विच वी लर्न बाय प्रैक्टिस। जैसे कुछ टाइम के बाद आप बच्चे को अगर प्रैक्टिस कराते रहो चलाने की, तो वो चलना सीख जाता है। तो वो क्या सीखा है, वो ये सीखा है कि हाउ टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड सो दैट योर आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू द एम जी। जब तक आर साइन थीटा एम जी के इक्वल नहीं हुआ, बच्चा गिरेगा। वो कंपोनेंट या तो ज़्यादा हो जाता है आर साइन थीटा तो वो फॉल कर जाता है, तो अंदर तो सिंक नहीं करता, लेकिन जो आर साइन थीटा कंपोनेंट, थीटा जो जिस एंगल पे उसने जो फोर्स लगाई है ग्राउंड पे, वो इस तरह से नहीं लगी कि वो आपके एम जी को बैलेंस कर पाए। तो आपको आर साइन थीटा, जैसे कई बार रास्ते में पत्थर भी आ जाए और आपका पैर पत्थर पे जाए, तो आपने ग्राउंड को पुश करने की कोशिश की बट पत्थर स्लिप हो गया, इसी इधर उधर डायरेक्शन में चला गया, तो इससे क्या हुआ, थीटा फिर वेरी कर गया। थीटा वेरी करने से वो एमजी से बैलेंस नहीं हुआ, तो आपके इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको क्या सिखा रही हैं कि हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर, देखो हमने वेक्टर से अप्लाई किया है। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हमने पहले चैप्टर में सीखे थे, तो हमने रिजॉल्व करना सीखा था, उसको हम अब यहाँ एक्शन रिएक्शन के साथ कंबाइन कर रहे हैं और ये डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। नाउ हम देखते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ना यहाँ पर कहीं हॉर्स है ना यहाँ कार्ट है, और सिर्फ उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन हम क्या दिखाएंगे, हम फोर्सेस दिखाएंगे और उन्हें हम एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि जब हम वॉक कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पर वॉकिंग की, तो वॉक करते वक्त हमने ग्राउंड को पुश किया। तो अगर हॉर्स और कार्ट आपस में किसी फोर्स से बंधे हुए हैं, रोप से बंधे हुए हैं, वो फोर्स है टेंशन। तो ये रोप जो है जिससे हमने उसे बांधा हुआ था, रोप के अंदर जो भी फोर्स एक्ट करती है वो भी इक्वल एंड अपोजिट होती है। मान लीजिए हॉर्स ने पुल किया तो कार्ट ने भी तो पुल किया, तो ये फोर्सेस क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं क्योंकि ये एक्ट कर रही है अलॉन्ग द सेम रोप। एज लॉन्ग एज दे आर अलॉन्ग द सेम रोप दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ दोनों फोर्सेस क्या हो गई, टेंशन, दोनों इक्वल अपोजिट होगी। और अब क्या किया, अब ग्राउंड को पुश किया है हॉर्स ने विद सर्टेन फोर्स एफ।
रिएक्शन में ग्राउंड ने भी उस पर फोर्स लगा दी, दैट इज़ आर। अब आर को आप दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दो, एक कंपोनेंट को कह देते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कह देते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, ये एच डैश कह देती हूँ, ये हॉर्स है मेरा और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करता है, mg, किसका, हॉर्स का मास और यानी हॉर्स का पूरा टोटल वेट। अब जब हॉर्स ने पुश किया होगा पीछे तो एक दो चॉइस है आपके पास, आप फ्रिक्शन कंसीडर करो या ना करो। तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि हॉर्स ने एक फ्रिक्शन फेस किया F, कार्ट के जो व्हील्स होंगे वो भी एक फ्रिक्शन फेस करेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा F। कार्ट का भी वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, लेकिन इस मास को मैं कह देती हूँ कैपिटल M, क्योंकि हॉर्स का मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया तो कार्ट का मास हमने कैपिटल M ले लिया, लेकिन वेट उसका भी है, वो है कैपिटल mg, ये वेट है स्मॉल mg। इसके भी ऊपर एक फोर्स लग रही होगी विच वॉज अ रिएक्शन फोर्स, क्योंकि कार्ट मूव नहीं कर रहा है तो आपका mg जो है इस रिएक्शन फोर्स से के इक्वल हो गया, कार्ट के ऊपर जो फोर्स लगी। इसके ऊपर भी एक फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स और ये हो गई mg के इक्वल। तो अब हम देखते हैं दोनों कंपोनेंट्स में कौन कौन सी फोर्सेस निकल रही हैं और क्या हमारे पास निकल के आया। दोनों क्या है, अगर जब एज लॉन्ग एज हॉर्स इज़ नॉट मूविंग, कार्ट इज़ नॉट मूविंग, तो इसका मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम में, तो तब तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अब मान दें हम कि सपोज़ आपका हॉर्स मोशन में आया, तो इस हॉर्स के मोशन को हम रिप्रेजेंट करें ma से, कार्ट भी मोशन में आया, कार्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ma से। दोनों का मोशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मोशन को ma क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू ma, वो हमारा मोशन को डिफाइन करता है। तो m इंटू ए इज़ एक्सेलरेशन, m इज़ द मास। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो फ्री बॉडी यानी 1 बाय 1 दोनों केसेस लेते हैं। तो अभी आप इस साइड के बॉडी को भूल जाइए, यानी कार्ट को भूल जाइए और सिर्फ सोचिए हॉर्स पर कौन कौन सी फोर्स लग रही थी। हॉर्स पे v लगी, mg लगी, लेकिन v ऊपर और mg नीचे दोनों इक्वल अपोजिट हो गई, ये तो कैंसिल हो गई। जैसे हमने इसमें कहा कि मैन जब या जो बुक है टेबल पे थी और रेस्ट पर थी तो क्या हुआ, ऊपर का रिएक्शन और mg कैंसिल हो गया, तो इसलिए कोई नेट फोर्स अपवर्ड भी नहीं लगी और डाउनवर्ड भी नहीं लगी। यहाँ पर भी हमने कहा कि आर कॉस थीटा को mg ने बैलेंस कर दिया, तो इसलिए ना तो आर साइन थीटा को बैलेंस किया mg ने, तो साइन थीटा भी डोमिनेटिंग नहीं था और mg डोमिनेटिंग नहीं था, इसलिए ऊपर की तरफ इम्बैलेंसिंग नहीं हुआ। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ, कार्ट इम्बैलेंस नहीं हुआ, कार्ट बैलेंस रहा, तो वी कंपोनेंट का रोल था सिर्फ बैलेंसिंग। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लगी, H, एक तो लगी इस तरफ H, एक लगी टेंशन और एक हो गया बॉडी का मोशन। तो यहाँ मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आप हमेशा याद रखें, दैट इज एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन। एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन। तो ये इक्वेशन आप याद रखोगे तो आपको हमेशा कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन के कंपोनेंट को आपने प्लस लेना है। तो मान लीजिए हॉर्स ने, क्योंकि हॉर्स ने फोर्स पीछे लगाई थी, उसका रिएक्शन हुआ और फिर हॉर्स के ऊपर एक कंपोनेंट एक्ट किया जिसको हम H कह रहे हैं। तो H एक्शन अगर हुआ तो पीछे एक्ट की टेंशन यानी रिएक्शन, और उसके बाद हमें मिला मोशन ma। तो मैं H को कह रही हूँ आपका वो कंपोनेंट, ये किस डायरेक्शन में है, मोशन की डायरेक्शन में है। तो मोशन की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसे प्लस लेना है। तो दोनों में से जब अगर आप एक्शन को प्लस लेते हो तो आपको रिएक्शन को माइनस लेना होगा, अगर आप रिएक्शन को प्लस लेते हो तो एक्शन को माइनस लेना होगा। मतलब हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज शुड बी इक्वल टू, डिफरेंस इन अपोजिट फोर्सेज शुड बी इक्वल टू मोशन। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम एक्शन रिएक्शन की बात करें तो मैंने इनको एक्शन रिएक्शन बोल दिया, बल्कि आप ये भी बोल सकते हो डिफरेंस इन अपोजिट फोर्सेज विल बी गिविंग यू मोशन। तो हम जो मोशन वाला कंपोनेंट है उसे प्लस रखेंगे। तो मोशन की डायरेक्शन कौन है, ma इस तरफ, H है तो H को मैंने प्लस लिया, उसके अपोजिट कौन था, टेंशन T माइनस T। देखिए इस वक्त मैं सिर्फ H की बात कर रही हूँ तो मुझे इस वाले T का कोई लेना देना नहीं, ये T तो इस पे एक्ट कर रहा है, ये वाला T लेना जो इस पे एक्ट कर रहा है, एंड मोशन हो गया ma। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई पहली। अच्छा यहाँ हम फ्रिक्शन भूल गए हैं, एक और कंपोनेंट एक्ट कर रहा था H, माइनस में T था और माइनस में F भी था, तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट हम ऐड करते हैं माइनस F जो कि फ्रिक्शन है। अब आ जाइए अब कार्ट पे, तो कार्ट पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट की, टेंशन, अब की बार टेंशन प्लस है, इस वाले पार्ट में टेंशन इस तरफ था लेकिन इस बार टेंशन उस तरफ है, तो टेंशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन, तो अब की बार टेंशन को प्लस ले लो, T माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में क्या है F,
फ्रिक्शन फोर्स जो कि कार्ट पे लग रही थी, और फिर आपके पास कार्ट का मोशन आ गया विच इज़ इक्वल टू एम ए, तो एम ए आपके पास आ गया। नाउ दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए, वी सिंपली ऐड दीज टू इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को आप ऐड कीजिए, व्हाट यू विल गेट h माइनस 2f, t और t प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, m प्लस कैपिटल ऑफ m इंटू ए। सो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो विच इज़ इक्वल टू h माइनस 2 ऑफ f बाई m प्लस कैपिटल ऑफ m। यानी सिंपल हमें पता लगा कि अगर आपका h कंपोनेंट बड़ा हो फ्रिक्शन से, ये h आपका ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन से रादर बड़ा हो, ओनली देन हॉर्स विल मूव, h विल मूव या h विल एक्सेलरेट। तो वो एक्सेलरेशन उसमें सिर्फ तभी आएगा जब आपका h प्लस हो। अगर आपका f ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, तो फिर हॉर्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ पाएगा। तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में हमें ये देखना पड़ता है, लगता क्या है कि हॉर्स एक एक्शन लगा रहा है कार्ट पे, कार्ट एक एक्शन लगा रही है, रिएक्शन लगा रही है हॉर्स पे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल हो जाना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट केस में बोला था। लेकिन हॉर्स ने जो फोर्स लगाई है वो कार्ट पर लगाई है, और कार्ट ने जो फोर्स लगाई है वो हॉर्स पे लगाई है, लेकिन हॉर्स और कार्ट की ही फोर्स नहीं, यहाँ एक और फोर्स है जिसे हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फ्रिक्शन कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शन फोर्स होती है अपोजिंग फोर्स। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में, लिटिल इंट्रोडक्शन, डिटेल में तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम समझाएं तो फ्रिक्शन क्या होती है? अपोजिंग फोर्स होती है। अपोजिट, जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वही फोर्स है। तो आई थिंक हॉर्स एंड कार्ट क्लियर हुआ होगा। एक और डाउट ले लेते हैं यहाँ पे। You might have heard about the statement that the second law is the real law of motion. तो out of the three law, first law कहता है body will continue in its state of rest unless until acted by some external force, और second law कहता है कि F is equal to dp by dt यानी rate of change of momentum। लेकिन second law जो है वो अपने आप में रियल है। क्यों? क्योंकि हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी कंक्लूड आउट कर सकते हैं। ये कंटेन करता है, यानी कि सेकेंड लॉ एक्चुअली कंटेन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज दी थर्ड लॉ। तीनों लॉज जो हैं, या दोनों लॉज जो हैं फर्स्ट एंड थर्ड, वो दोनों ही सेकेंड लॉ में कवर हो जाते हैं, इसीलिए ये अपने आप में कंप्लीट लॉ है। कैसे? सेकेंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा कंक्लूजन था फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती थी F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, लेकिन जब हमने वहाँ पर वैल्यू पुट की, मोमेंटम की, तो हमें ये मिलता था एज अ कंक्लूजन। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, इफ़ नो फोर्स ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब एम ए ज़ीरो हो जाना चाहिए, बट एम तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ए बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और ये कब होगा? unless until acted by some external force. So we are assuming the reverse order कि if external force is zero then acceleration is zero. That means the body will either be remaining at rest or it will continue to be in uniform motion. यानी first law prove हो गया, which proves first law। तो फर्स्ट लॉ आपके पास प्रूव हो जाता है। सेकंड देखते हैं थर्ड लॉ, यानी कि अब हमें थर्ड लॉ की बात करनी है, और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट भी देखते हैं। लेकिन अब स्टेटमेंट लेते हैं। मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक ए है एक बी है, तो ए बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। लेकिन इस ए ने जो बी पर फोर्स लगाई उससे बी का मोमेंटम चेंज हो गया, तो डी पी किसका चेंज हुआ? बी का, बाय डी टी। सेम ऐसे ही बी ए पर एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स जिसे हम बोलते हैं, ए ने बी पे लगाई तो बी ए पे लगाएगा, तो वो उसके अंदर भी कोई चेंज इन मोमेंटम आया होगा। ए ने बी पर फोर्स लगाई, बी ने ए पे लगाई, तो उसके ऊपर चेंज इन मोमेंटम आ गया डी ए बाय डी टी। बी ने जब ए पे लगाई तो मोमेंटम चेंज हुआ ए का, ए ने जब बी पे लगाई तो मोमेंटम चेंज हुआ बी का। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमने ऐड किया एफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए शुड बी इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी प्लस डी पी ए बाई डी टी। अब यहाँ पर आप डी बाई डी टी को कॉमन ले लें, तो आपके पास बच गया मोमेंटम ऑफ बी प्लस मोमेंटम ऑफ ए। बट अगर हम कह दें कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो नेट चेंज इन मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? कोई मोमेंटम भी नहीं एक्ट होना चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो देन
देन dp net बाई dt विल ऑल्सो बी ज़ीरो। तो यानी कि राइट हैंड साइड आपकी क्या हो गई, ज़ीरो। और अगर राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाती है तो एफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या फिर एफ ए बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए। यानी इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में कहते हैं तो यहाँ हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो नहीं है कि एक एक्शन है तो एक रिएक्शन है, तो ए ने जो बी पर लगाई और बी ने जो ए पे लगाई। ये कैसा था, ए और बी यहाँ पर एक सिस्टम की तरह काम कर रहे थे। ये दो बॉडीज़ थी जो एक सिस्टम की तरह काम कर रही थी। वो भी कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम था। ये दोनों ने आइसोलेटेड सिस्टम बनाया था। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला सिस्टम जिनके ऊपर सिर्फ ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। और यही हमने यहाँ बोला है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यानी कि जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी के अंदर कोई नेट इंटरनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होना चाहिए उनके पास कोई, क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं आना चाहिए, बदलाव नहीं आना चाहिए मोमेंटम का। वही जब हमने पुट किया तो आपके पास एक्शन और रिएक्शन का कंक्लूजन आंसर आ गया। और ये क्या है, दिस इज़ योर थर्ड लॉ। तो हमने प्रूव कर दिया थर्ड लॉ। सो हम ये कह रहे हैं कि सेकेंड लॉ इज़ द बेस्ट लॉ बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द लॉज इन इट। सो सेकेंड लॉ रियल लॉ कहलाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल भी लेंगे और एलिवेटर प्रॉब्लम लेंगे, एलिवेटर लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, एपरेंट वेट एंड मास वाली। ओके, थैंक यू।